जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं गणित के आंसर की को फुल्ली एनालिसिस के साथ लेकर आया हूं। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे यूट्यूबर ने ऑलरेडी इसका आंसर की डाल चुका है। इसके बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारे क्वेश्चन में अभी भी डाउट है, तो मैं आपके इसी डाउट को दूर करने के लिए यह वीडियो लेकर आया हूँ। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है, तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। तो जैसा कि आपको चारों ऑप्शन को देखने के बाद पता चलता है कि √25 को आप 5 भी लिख सकते हैं, तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 3 की निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो जैसा कि आप चारों ऑप्शन को देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में सी को सॉल्व करने के बाद आपको रिजल्ट क्या आया 1/√3, जो कि क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि पी और क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा होगा। तो हम जानते हैं कि किसी भी दो अभाज्य संख्या का मौसा सदैव कितना होता है 1, तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13/99, तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि 18 तथा 72 का मौसा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि राइट कॉर्नर में मैंने बना रखा है, तो 18 एंड 72 का मौसा कितना हो जाएगा 18 डैट मीन्स कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 7 की √12 का परमेयीकरण गुणांक है। तो इसका परमेयीकरण गुणांक कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2√3, तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए को आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए में p के जगह पे आप 1 2 3 4 5 कुछ भी रखेंगे तो 2 से गुना करने के बाद वह क्या आएगा धनात्मक समपूर्णांक ही आएगा। जबकि बी में आप p के जगह पे 1 रखोगे तो 2 डैट मीन्स कि सम संख्या आएगा। अगर p के जगह पे 2 रखोगे तो 3, जो कि आपका विषम संख्या आ जाएगा, तो ये आपका फॉर्म नहीं है। p के जगह पे अगर 1 2 रखोगे 1 रखोगे तो विषम, 2 रखोगे तो सम, तो ये आपको नहीं हो सकता। डी भी आपका 2p आपका सम का हुआ, जैसे ही एक जुटेगा तो विषम, तो डैट मीन्स कि आपका इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो यह क्वेश्चन हमेशा पूछता है दशमलव प्रसार शांत है अशांत। इसको देखने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है डिनोमिनेटर डैट मीन्स कि नीचे वाला जो होता है उसका आप एलसीएम लेते हो। एलसीएम लेने के बाद अगर उस एलसीएम में 2 और 5 के अलावा कोई संख्या नहीं है तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर डी में आप देख सकते हो कि डी में जब इसका आप एलसीएम लोगे तो इसमें सिर्फ 2 है और 5 है, इसके अलावा कोई संख्या आपको नहीं नज़र आएगी। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैंने आपको एक थोड़ा सा साइड में 39/30 को ले रखा है। अब आपको पूछेगा कि ये संख्या शांत है कि अशांत है। तो सबसे पहले आपको सीधे 30 को नहीं निकालना स्टार्ट कर देना है, पहले आपको काटोगे। जैसे 39 को आप काटोगे तो 13 बार में कटेगा और 30 को काटोगे तो
10 बार में कटेगा। और इस 10 का जब अब एलसीएम लोगे तो 2 और 5 आएगा। डैट मीन्स कि ये 2 और 5 के अलावा कोई नहीं है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, शांत। लेकिन जब आप 30 को लेगे तो 2 3 5 आएगा, जबकि आपको 3 को 3 ऊपर 39 को काट सकते थे, तो पहले काट के ही लेना है। तो आप समझ, आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि शांत और अशांत किस तरह निकालते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में किसका दशमलव पर शांत अशांत है, तो जस्ट उसका अपोजिट है। तो जितने भी ऑप्शन है उसमें आप देख पाते हैं कि ऑप्शन ए बी सी ए बी डी, इन तीनों का जो डिनोमिनेटर है उसको जब आप एलसीएम लोगे तो सब में 2 और 5 ही मिलेंगे, उसके अलावा कोई नहीं होगा। जबकि आप सी में देख सकते हो कि 11 × 11 है। डैट मीन्स कि ये 2 और 5 के अलावा भी कोई है, 2 5 तो है ही नहीं, इसके अलावा 11 है। तो ये आपका शांत दशमलव, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, डैट मीन्स कि अशांत होगा। तो इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 74 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो जैसा कि आप राइट कॉर्नर में देख सकते हैं मैंने बनाया है, तो इसका कितना आया, 2⁶ मीन्स इसका घातांक कितना हो गया, 6। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि महत्तम समापवर्तक P और Q गुने लघुत्तम समापवर्तक PQ बराबर है। मतलब कि HCF और LCM किसका, PQ का कितना होगा। तो आप एक फार्मूला जानते हैं कि किसी दो संख्या का HCF और LCM का गुणनफल जो होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे संख्या किस किस का है, P और Q है। तो P और Q है, तो इस तरह इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, P × Q। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला कहता है कि किसी बहुपद की घात होती है। तो ये भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किसी भी बहुपद का घात जो होता है हमेशा पूर्ण संख्या होता है। अगर इसके अलावा कोई है भिन्न संख्या या ऋणात्मक पूर्णांक है तो वह बहुपद नहीं होती है। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि बहुपद ax² + bx + c का आलेख होगा। डैट मीन्स कि यह आपको किस तरह का बहुपद है, तो द्विघात। तो द्विघात बहुपद का ग्राफ आलेख किस तरह का होता है, तो पैराबोलिक। डैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि शून्यक 2 और 8 वाले बहुपद की संख्या होगी। शून्यक चाहे 2 8 हो, 2 4 हो, कोई भी हो, लेकिन उसकी बहुपदों की संख्या कितनी होगी, उसकी बहुपद की संख्या अनगिनत होती है। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 8 है तो द्विघात बहुपद होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किसी भी बहुपद का, द्विघात बहुपद का जो इक्वेशन होता है क्या होता है, x² - α + β × x + α × β। तो जैसा कि आप जानते हैं कि x² - α + β, तो अल्फा 2 और बीटा 6 है, तो 2 α + बीटा तो 8 हो जाएगा, तो 8x प्लस α × बीटा तो 6 × 2, डैट मीन्स कि 12। तो इस तरह आपका बहुपद क्या आ जाएगा, x² - 8x + 12। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है कि द्विघात बहुपद y² + 16y + 15 के शून्यक है। तो जिस तरह आपको राइट कॉर्नर में दिख सकता है कि मैंने सॉल्व कर रखा है।
तो इसका दोनों शून्यक जो क्या आया -11 एंड -5, तो इसका दोनों शून्यक क्या है, ऋणात्मक है। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 का कहता है कि यदि बहुपद 2x² + 5x - k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान होगा। अब जैसे कि व्युत्क्रम होगा तो उसका व्युत्क्रम कहने का मतलब क्या है, अगर एक शून्यक 2 है तो दूसरा शून्यक क्या होगा, 1/2 होगा, 1/2 होगा। अगर एक 5 है तो दूसरा क्या होगा, 1/5। यदि एक 6 है तो दूसरा 1/6। अगर आप दोनों के गुणनफल करोगे तो उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, 1, क्योंकि व्युत्क्रम है। अर्थात कि अल्फा इंटू बीटा को गुना करोगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि व्युत्क्रम है एक दूसरे के। अब अल्फा इंटू बीटा आप जानते हैं कि क्या होता है, -b/a। तो -b के जगह सॉरी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल होता है c/a। तो c के जगह पे क्या है, -k, तो -k, a के जगह पे है 2, तो -k/2 इज इक्वल टू 1। तो जब आप सॉल्व करोगे तो k इज इक्वल टू -2। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर बी। 19 का हो जाएगा। 19 कहता है कि x² + 5x - 12। तो p1 इज इक्वल टू क्या होगा, मतलब कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपको क्या रखना है, 1। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने सॉल्व कर दिया है, तो कितना आया, -6। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 20, कि युग्म समीकरण 2x + 4y = 3 तथा 12y + 6x + 6 का हल है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि समीकरण 1 ये हुआ और समीकरण 2 यहाँ पे है। तो यहाँ पे हो जाएगा x के साथ जो है a1, y के साथ जो है ये b1 और c1 हो जाएगा। तो जब आप इस दोनों समीकरण को कंपेयर करोगे तो 2/12 नॉट इज इक्वल टू 4/6। जब इसको हल करोगे तो इधर आ जाएगा 1/6 इज इक्वल टू 2/3, जो कि इक्वल नहीं है। अर्थात कि a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2। और इस इक्वेशन को जो फॉलो कर रहा है डैट मीन्स कि इसका कोई हल नहीं होता है। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है कि k के किस मान के लिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 समपाती रेखाओं को प्रदर्शित करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या होता है कि समीकरण 1 और 2 को a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होगा, तब आपका क्या होगा, ये दोनों समीकरण समपाती होंगे। तो a1 का मान इसमें कितना है, समीकरण 1, a1 b1 और c1 को समीकरण 1 से लेंगे, a2 b2 और c2 को समीकरण 2 से। तो a1 1/3 हो जाएगा, b1/b2 2/k और c1/c2 हो जाएगा 3/9। अब इसको कंपेयर करोगे तो 1/3 होना चाहिए, यहाँ पे 2 है तो k के मान 6 होना चाहिए, तब तो काट के 1/3 आएगा। तो इस तरह आपको पता चल गया कि k का मान क्या आना चाहिए, 6। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि a1, अब जस्ट आपने इससे पहले यही क्वेश्चन देखा कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 दो समीकरण दे रखा है, का हल होगा। तो यह हल होगा तो क्या होगा, अनगिनत हल होगा, जैसा कि आपने पीछे भी आप देखे हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण होने का मतलब है कि मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2। और आप बहुपद का एक सिद्धांत जानते हैं कि उसका चर जब भी होगा, चर का जो घात होगा कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा।
तो आप ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हैं कि रूट एक्स है, जिसका मतलब है कि एक्स का पावर 1/2, तो ये तो बहुपद ही नहीं है। आप बी को सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 4, तो ये द्विघात नहीं है। आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में देखोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 4, तो ऑप्शन नंबर डी जो है चतुर्घात समीकरण है। तो इस तरह ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है स्पष्ट कि इसका मैक्सिमम पावर 2 है और सब कुछ क्लियर है, तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होगा, निम्नलिखित में कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हैं कि क्या है, मैक्सिमम पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर है, तो ये जो हो जाएगा मैक्सिमम पावर एक्स के पावर 4, तो चतुर्घात समीकरण है। जबकि बाकी सभी है द्विघात समीकरण है, तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 25 कि यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस पी एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 का मूल समान हो तो p का मान होगा। तो मूल समान होता है तो इसका d कितना होता है, 0। डैट मीन्स कि d इज इक्वल टू क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो इस समीकरण को कंपेयर करके आप बनाओगे तो यह हो जाएगा कि b के जगह पे कितना है, माइनस p, तो -p² माइनस 4 a के जगह पे है 4ac, तो माइनस 4p इंटू 2, a और c उल्टा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इसको आप सॉल्व कर रहे हुए तो क्या होगा, p² माइनस 8p इज इक्वल टू 0। जब इसको आप हल करोगे तो p का वैल्यू आएगा 8, तो p का मान क्या होगा, तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि समीकरण x² माइनस kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं है तो k का मान होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि राइट कॉर्नर में आपका सॉल्यूशन है, तो d का मान वास्तविक ना हो तो इसके लिए क्या होता है, d का मान 0 से छोटा होगा। जब आप सॉल्व करते हो तो रिजल्ट आपके क्या आया, k का मान जो होगा -4 से बड़ा होगा, जबकि -4 से बड़ा और 4 से छोटा। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 27, यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण x² माइनस 3√3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा -√3 होगा। तो इस राइट कॉर्नर पे इसको हल करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a, हम -√3 तो है ही, -b/a कहने का मतलब हुआ कि माइनस, तो माइनस b के जगह पे क्या है, -3√3, तो -3√3 रखा, a के जगह पे 1 है तो 1 किया, अब पहले से -√3 था, जब इसको सॉल्व किया तो 3√3 -√3, तो इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना आया, 2√3। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 28 का होगा, 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समांतर श्रेणी 3, 4, 11 का 14वां पद होगा। तो T14 बनाया मैंने तो इसका कितना आया, 55। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, इसका a2 माइनस a1 जब करोगे तो प्लस का 2 आएगा, b2 माइनस a3 माइनस a2 करोगे तो प्लस का 2 आएगा,
तो इस तरह इसका क्या है, ये समांतर श्रेणी के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1 - 4 का nवां पद होगा। nवां पद होगा। तो इसका nवां पद जब मैंने सॉल्व किया तो कितना आएगा, 21 - 5n। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा ऑप्शन में, बी में। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 - 2n है तो इसका शाखांतर क्या होगा। तो t1 क्या होगा, 13 - 2 × 1 तो कितना आया, 11। t2 कितना होगा, 13 - 2 × 2 जब सॉल्व करेंगे तो 9 आएगा। तो d = कितना होता है, t2 - t1। तो t2 कितना है, 9 - 11, तो डैट मीन्स कि -2। तो आप किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि समांतर श्रेणी 126, 120, 114 का कौन सा पद 0 होगा। तो मैंने राइट कॉर्नर में इसको बना रखा है। तो आप देख सकते हैं कि इसका n का मान कितना आया, 22। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर कहता है, क्वेश्चन नंबर 33 कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B = 90, AB = 12, BC = 5 तथा AC = 13। तो साइन C कितना होगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह त्रिभुज बनेगा। तो साइन C को क्या होता है, P/B। P कितना है, 12, B कितना है, सॉरी यहाँ पे P/H होता है। तो H कितना है, 13। तो इस तरह इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 12/13। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि cos θ = P तो tan θ का मान क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि राइट कॉर्नर में मैंने इसको सॉल्व कर रखा है। तो tan θ = कितना आया, √1 - P² = P। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अब जैसे कि आप देख सकते हैं tan θ को क्या लिख सकते हैं, sin/cos θ। sin θ को क्या लिख सकते हैं, √1/cos²θ। जहाँ जहाँ cos वहाँ p रख सकते हैं यहाँ से। तो इस तरह आपका क्या हो जाएगा, इस तरह यह आपको रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1/sin θ क्या है। तो डायरेक्ट फार्मूला ही है, 1/sin θ = cosec θ होता है। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला कहता है कि sec θ इज sec b × cos b। तो ये भी डायरेक्ट फार्मूला है, sec b × cos b क्या होता है, 1। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 37 कि यदि cot θ = 1/√3 तो sec θ का मान क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि cot θ 1/√3 है। तो 1/√3 cot में कितना का मान होता है, तो 60 का होता है। डैट मीन्स कि थीटा आपको 60 मिल गया। तो sec 60 का मान कितना होगा, तो sec 60 का मान 2 होता है। तो इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि a = 45 तो sin a + cos b कितना होगा। तो मान पुट किया sin 45 का, तो रिजल्ट क्या आया, √2। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि 2sin θ = 2 तो 2 से 2 कट जाएगा तो sin θ = 1 होगा। और sin θ में 1 का मान किसका होता है, तो 90 का। तो इस तरह इसका यहाँ थीटा की जगह पे अल्फा है, तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 90। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कहता है कि tan 21/cot 69। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि tan 21/tan 21 आता है। तो
एक दफ़ा में कट जाएगा। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि थीटा तथा फाई पूरक कोण है तो इसमें कौन सा रिलेशन सही है। तो आप देख सकते हैं थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू कितना है 90 होगा। तो अगर एक 0 तो दूसरा 90, एक 30 तो दूसरा 16, एक 45 तो दूसरा 45। तो ये कौन से समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो समीकरण बी को संतुष्ट करेगा। सेक सी इज इक्वल टू कोसेक फाई। डैट मीन्स कि आप जानते हैं कि साइन और कॉस एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा रिजल्ट देता है। जो 0 देगा वो कॉस में 90 देता है, जो साइन में 30 देता है वो कॉस में 60 देता है। तो साइन का उल्टा कोसेक और सेक का उल्टा कॉस का उल्टा सेक। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि साइन स्क्वायर 75 इज इक्वल साइन स्क्वायर 75 प्लस साइन स्क्वायर 15। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो साइन स्क्वायर 75 प्लस कॉस स्क्वायर 75। तो आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। अगला कहता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये डायरेक्ट क्या है, फार्मूला है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो आप जानते हैं कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या होगा, t इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहता है कि 5 कॉस स्क्वायर माइनस 5 कॉट स्क्वायर। तो 5 कॉमन लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो डायरेक्ट फार्मूला है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि 3 अल्फा इज इक्वल टू 180 तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या। तो अल्फा का मान कितना आएगा 60। तो कॉस 60 का मान कितना होगा 1/√2। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1/2। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 एंड बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो आप इसको 1 मान लीजिए और इसको 2। 1/2 को अगर डिवाइड करते हैं तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, और राइट साइड में 1/1 है। तो साइन बाई कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। नीचे बी है और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बी बाई ए हो जाएगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1/√3 किसका मान है। तो 1/√3 इस ऑप्शन में 1/√3 या तो tan 30 का मान होता है या cot 60 का। तो इसमें सिर्फ tan 30 ऑप्शन दिया है। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या। तो आप देख सकते हैं कि राइट कॉर्नर में मैंने सॉल्यूशन कर रखा है। तो ये आप देख सकते हैं कि रिजल्ट क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। तो कौन सा ऑप्शन में है, तो यह ऑप्शन बी में है। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि साइन स्क्वायर 5 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर 5। तो इस समीकरण को जब सॉल्व कीजिएगा तो रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे थीटा रख दिया है, कोई बात नहीं।
तो जब आप सॉल्व करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डायरेक्ट क्या है, एक रिजल्ट है जिसका वैल्यू कितना आता है 1। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि साइन 30/cos30 × cot 30। जब इसको आप मान पुट करोगे और रखोगे तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, 1 आएगा, जैसा कि आपको देख सकते हैं। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप कि यह वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैं यहाँ पे अभी मात्र 51 क्वेश्चन को सॉल्व करवाया। फिर मिलेंगे अब आगे के वीडियो में, आगे का क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पाऊँगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। जो भी आपको मुझसे कुछ कहना हो कि यह वीडियो आपको किस तरह लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।